Hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। कल 7 मई 2026 को डीजीआरपीआर या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन मार्कर हक की एनिवर्सरी की मुनासबत से एक प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी। इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर एक मल्टीट्यूड ऑफ चीज़ें डिस्कस की गई थी। अगर हम स्पेसिफिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो उसमें J-35 की एक्विजिशन के हवाले से बात की गई थी, JF-17 थंडर या JF-17 थंडर के एडवांस वर्जन के हवाले से बात की गई थी। फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान किस तरह से मज़ीद प्रिसिजन मुनीशन एक्वायर कर सकता है, इसके हवाले से बात की गई थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के पहले सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल फ़तह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के बारे में बात करेंगे। इसका बैकग्राउंड, इसका चाइनीज़ कनेक्शन और वो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग जिसमें ये रिवील किया गया है, ये ऑब्वियसली एक्सीडेंटल नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। ओके, तो फ़तह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के हवाले से बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि किस टाइम पे इसको रिवील किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 7 मई 2026 जो है ऑपरेशन मार्का हक की एनिवर्सरी है। अगर हम इंडिया के हिसाब से कंसिडर करें तो उनकी ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी है। तो एग्जैक्टली 1 साल बाद जो है पाकिस्तान ने अपना पहला सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल रिवील किया है। और ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये एग्जैक्टली डिलिबरेट स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। और मैसेज इसमें क्लियर है कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने अपनी कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी अपग्रेड कर ली है और जो गैप था वो फिल हो रहा है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट या जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही थी वो यही थी कि ब्राह्मोस मिसाइल जो है इंडिया को एक तरह का सुपीरियॉरिटी एज देता है या टेक्निकल एज देता है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। और उस चीज़ को कवर जो है फ़तह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के थ्रू किया जा रहा है। ऑल्दो फ़तह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को ओवर द पैसेज ऑफ टाइम अपनी परफॉर्मेंस और अपनी मैच्योरिटी के थ्रू खुद को साबित करना होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ़तह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल से, फ़तह 3 मिसाइल जो है ब्राह्मोस से किसी तौर भी कमतर नहीं लग रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने या स्पेसिफिक डोमेन की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स कमांड ने, जो कि 2025 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसने ऑफिशियली फ़तह 3 क्रूज़ मिसाइल को इंडक्ट कर लिया हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके हवाले से हम अभी बात करते हैं कि आईएसपीआर ने इस हवाले से अभी कोई फॉर्मल प्रेस रिलीज़ नहीं की है या इसके हवाले से कोई स्पेक शीट रिलीज़ नहीं की है। ये सिर्फ एक फुटेज के थ्रू इस मिसाइल को कैप्चर किया गया है। तो ये भी एक डिलिबरेट चॉइस है कि उन्होंने सिर्फ मिसाइल दिखा दिया है, लेकिन अभी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस जो है वो कमिट नहीं किए हैं। ये भी एक तरह की डेटरेंस एम्बिग्विटी होती है कि आपने एनिमी को एक तरह से कमिट भी कर दिया है, लेकिन उनको अनसर्टेन भी रखा है कि एग्जैक्टली अभी उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़तह 3 मिसाइल जो है वो उसके प्रेडिसेसर फ़तह 1 या फ़तह 2 मिसाइल से डिफरेंट क्यों है। तो अगर आप इसके प्रेडिसेसर्स को देखें, फ़तह 1 और फ़तह 2 जो है वो एक तरह के गाइडेड रॉकेट्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं सबसोनिक स्पीड पे, या एक तरह की बैलिस्टिक फ्लाइट रेजिम है। फ़तह 3 ऑन दी अदर हैंड एक फंडामेंटली अलग मिसाइल है। ये रामजेट पावर्ड सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, मतलब ये हवा में एयर ब्रीदिंग इंजन से फ्लाई करता है, टेरेन हगिंग कर सकता है और सुपरसोनिक स्पीड पूरी फ्लाइट में मेंटेन करता है। तो ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोपल्शन और फ्लाइट रेजिम है। इससे पहले अगर हम पाकिस्तान के प्रीवियस क्रूज़ मिसाइल्स की बात करें तो उनमें बाबर या राड सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि राड और बाबर क्रूज़ मिसाइल जो हैं, एक तो वो सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल हैं, दूसरा ये मोस्टली जो है न्यूक्लियर केपेबल सिस्टम है और न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा फ़तह 3 का जो सक्सेसर है फ़तह 4 मिसाइल, वो भी एक सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। उसमें भी टेरेन हगिंग की कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन वो कन्वेंशनल डेटरेंस करता है सबसोनिक स्पीड पे। तो उस हिसाब से फ़तह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो है ये पहला कन्वेंशनल सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ था। फ़तह 3 ने वो गैप फिल किया है और पाकिस्तान के कन्वेंशनल डेटरेंस के आर्किटेक्चर में ये एक मिसिंग पीस था। अब हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ऑफिशियली अभी इसकी कोई स्पेक शीट रिलीज़ नहीं हुई है, और अभी सिर्फ ओसेंट सोर्सेज के हवाले से या इंटरनेट पे इसकी इंफॉर्मेशन जारी है। और मोस्टली जो चीज़ की जा रही है वो ये कि इसके चाइनीज़ डेरिवेटिव HD-1 मिसाइल, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है फ़तह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को जोड़ा जा रहा है।
है। उसके हवाले से जो स्पेक्स हैं उसके मुताबिक इसकी स्पीड जो है वो माक 2.5 से माक 3.5 के दरमियान है और टर्मिनल वेलोसिटी पे ये माक 4 तक भी रिपोर्ट की गई है। इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास कंसिडर की जा रही है। ये 300 किलोमीटर की रेंज जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। और जबकि वॉरहेड जो है इसका तकरीबन 250 केजी के करीब एस्टिमेट किया जा रहा है। फिर इसकी अगर हम फ्लाइट प्रोफाइल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि टेरेन हगिंग और सी स्किमिंग कर सकता है 5 से 10 मीटर तक ग्राउंड या सी लेवल के ऊपर। इसके नतीजे में ये रडार डिटेक्शन जो है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाती है इसको डिटेक्ट करना। उसके नतीजे में इंटरसेप्शन विंडो जो है वो बहुत कंप्रेस हो जाती है और एनिमी के सिस्टम को इसको डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल बना देता है। गाइडेंस की बात करें तो आईएनएस प्लस जीपीएस प्लस आईआरआर टर्मिनल सीकर इसकी सर्कुलर एयर प्रेसिशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 मीटर के करीब एस्टिमेट की जा रही है। और एक और चीज़ इसके बारे में हमें आगे चल के ही पता लगेगा, जो कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये HT-1 मिसाइल जो है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान चूँकि बेडो सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है और अपना रुझान जो है इस नेविगेशन के सिस्टम की जानिब आगे चल के बढ़ाता जा रहा है, तो इट्स पॉसिबल कि ये जो फतह 3 क्रूज़ मिसाइल है ये बेडो नेविगेशन सिस्टम के साथ भी कंपैटिबल हो। और अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लॉजिकली कंसिस्टेंट है कि चाइना पाकिस्तान डिफेंस रिलेशनशिप के अंदर और बेडो की रीजनल कवरेज जो है ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उसके नतीजे में जो जैमिंग है या उसकी जो रिडंडेंसी है वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे मैंने कहा कि इस मिसाइल को स्पेसिफिकली जब ये मंजर आम पे आया तो दो कनेक्शन जो है इसके जो साथ जोड़े जा रहे थे। एक तो ये कि फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो है वो अब्दाली मिसाइल के साथ जो है इसका कनेक्शन है, उसको एक कॉम्पैक्ट अब्दाली मिसाइल कहा जा रहा था, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। बट जो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो है वो चाइना के बनाए हुए HT-1 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का एक डेरिवेटिव है। HT-1 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो है वो क्वांगडोंग होंडा और पॉली टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से डेवलप किया गया है। 2018 के एयर शो में ये पहली बार पब्लिक किया गया था। अगर हम HT-1 के स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसके स्पेक्स जैसे मैंने पहले फतह 3 के हवाले से बताया, सिमिलर स्पेक्स हैं। माक 2.5 से माक 3.5 की इसकी स्पीड है, 290 किलोमीटर की रेंज है, 240 केजी का वॉरहेड है, 5 से 10 मीटर की जो है सर्कुलर प्रिसिजन है। और फतह 3 के एस्टिमेटेड स्पेक्स भी जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही लग रहे हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसी मिसाइल से डिराइव किए गए हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ के अंदर जो MTCR का एंगल है, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का एंगल, वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। जैसे हमने बात की कि DG एस्पियर की जानिब से अभी इसकी ऑफिशियल स्पेक रिलीज़ नहीं किए गए हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान की जानिब से इस HT-1 मिसाइल की इंटायर फैमिली, जिसमें HT-1, HT-1A, HT-1C, इन तमाम मिसाइल फैमिली की ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई हो। इन दैट केस अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर ऐसा मुमकिन है कि इस मिसाइल की रेंज जो है करंटली मौजूद 300 किलोमीटर की रेंज से बहुत ज़्यादा हो। चूँकि चाइना की जानिब से जब ये मिसाइल लॉन्च किया गया था तो इसको स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए लॉन्च किया गया था और MTCR की रेंज जो है वो आपको कमिट करती है कि आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज का मिसाइल नहीं बना सकते और 500 केजी से ज़्यादा पेलोड कैरी करने वाला मिसाइल जो है आप नहीं तैयार कर सकते। तो उस केस के अंदर इफ़ पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड द एंटायर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, देन इट्स पॉसिबल कि ये मिसाइल जो है रेंज के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो और उसकी पेलोड कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो। व्हाटएवर आई हैव रेड और जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि चूँकि फतह 2 की रेंज जो है वो तकरीबन 450 किलोमीटर्स के अराउंड है और फतह 4 की रेंज जो है वो 750 किलोमीटर्स के अराउंड है, तो इट्स पॉसिबल कि ये इनके एवरेज इनके बीच कहीं 600 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज हो। लेकिन अगेन ये सिर्फ अभी स्पेकुलेटिव है, अभी इसके हवाले से किसी किस्म की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब जो टॉपिक जो इस पे सबसे ज़्यादा बात की जाएगी या टॉक ऑफ द टाउन होगी वो ये कि ब्राह्मोस के मुकाबले में ये किस तरह से स्टैंड करता है। तो इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जिसके अंदर HT-1 मिसाइल जो है अभी के लिए बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देयर आर आस्पेक्ट्स जिनके अंदर ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो उसको ऑब्वियसली एक सुपीरियर एज मौजूद है। जहाँ तक हम स्पीड की बात करें तो ऐसा मुमकिन है कि HT-1A जो है वो स्लाइटली
हायर स्पीड पे ट्रैवल करता है, स्पेशली अगर हम इसके टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें। इट्स बॉर्डर लाइन हाइपरसोनिक मिसाइल, वी नॉट श्योर कि कितनी ज़्यादा स्पीड इसके अंदर मौजूद होगी, लेकिन बेस 2.5 से 3.5 मार्क स्पीड पे ट्रैवल करता है, जबकि ब्राह्मोस की स्पीड जो है वो अराउंड मार्क 2.8 के करीब है। फिर उसके बाद रेंज जो है उसमें ब्राह्मोस थोड़ा सा आगे है। ब्राह्मोस की स्पीड जो है तकरीबन 450 से 500 किलोमीटर के करीब बताई जाती है, जबकि फतह 3 की अभी के लिए जो करंट एस्टिमेटेड रेंज है वो 300 किलोमीटर के आसपास है। एक्यूरेसी के अंदर भी इसको थोड़ा सा एज हासिल है। ब्राह्मोस को ऑन पेपर कंसिडर किया जाता है कि इसकी सर्कुलर एयर प्रिसिशन जो है वो 1 मीटर से कम है, जबकि फतह 3 की अभी एस्टिमेटेड सर्कुलर एयर प्रिसिशन जो है वो 10 से 20 मीटर के करीब है। बट आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो जाएंगी, और इसके हवाले से ये अभी सिर्फ पेपर टॉक है, इसके हवाले से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि HD-1 इनमें से बहुत से मामलों में सुपीरियर हो, लेकिन जिस मामले में ब्राह्मोस को अभी यकीनन बर्तरी हासिल होगी वो उसकी डिप्लॉयमेंट स्केल पे है। ब्राह्मोस इस मामले में बहुत आगे है। इंडिया ने इसको ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर लिया हुआ है। ये लैंड बेस्ड, सी बेस्ड, सबमरीन बेस्ड, एयर लॉन्च्ड वेरिएंट, ये तमाम के तमाम जो है इसमें ऑपरेशनल है। तो एक तरह का बैटल प्रूवन मिसाइल बन चुका है, और इसके बहुत से वेरिएंट्स डिफरेंट कैपेसिटी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक और फैक्टर जो इसके अंदर आ जाता है वो वेट और कॉस्ट का है। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ब्राह्मोस के मुकाबले में फतह 3 ऑलमोस्ट हाफ द वेट है, यानी तकरीबन 1200 kg कंपेयर टू 2500 kg। तो वो वेट के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ इन वेट है, और कंपैरेटिवली ब्राह्मोस के मुकाबले में HD-1A की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा चीपर साबित हो सकती है। एक और फैक्टर जो अभी मेरे ज़हन में आया है, जो कि लोग डिस्कस कर सकते हैं, कि फतह 3 क्रूज़ मिसाइल जो है वो टेक्निकली HD-1A मिसाइल है और उसके थ्रू तैयार किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ब्राह्मोस मिसाइल भी जो है वो इसी रेंज पे या इसी रोड मैप पे फॉलो किया गया था, और ओरिजिनली रशियन P-800 ऑनिक्स मिसाइल है, उसके डेरिवेटिव के तौर पे ब्राह्मोस मिसाइल को तैयार किया गया था। सो ओवरऑल अगर मैं फतह 3 या ब्राह्मोस का अगर एक तरह से कंपेयर करूं, तो अभी के लिए अगेन चूँकि स्पेक्स ऑफिशियली रिवील नहीं किए गए हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ मामलों में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ब्राह्मोस बेहतर है, और कुछ मामलों में फतह 3 बेहतर है। लेकिन एक जो जेन्युइन एडवांटेज ब्राह्मोस को इस टाइम पे हासिल है वो ये कि इसकी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन जिस स्केल पे ब्राह्मोस जो है इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, अभी के लिए मोस्ट लाइकली HD-1 जो है वो अचीव नहीं कर पाया है, और फ्यूचर के अंदर फतह 3 मिसाइल को ये कैपेबिलिटी भी हासिल करनी होगी। लास्टली अगर हम इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लॉन्च करने की सलाहियत, तो उसी के अंदर HD-1A की पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हो जाती है। इसके दो और वेरिएंट हैं, HD-1A जो कि एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है, और HD-1C जो कि एंटी शिप वेरिएंट है। कंक्लूडिंग थॉट्स, आई थिंक फतह मिसाइल जो है एक बहुत अहम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गैप जो है इस मामले में फिल करता है। फ्यूचर के अंदर इसके प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप इसको बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ्यूचर के अंदर इसके बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मे बी आई एम स्ट्रेचिंग अ बिट, बट मे बी इसको अपग्रेड करके फ्यूचर के अंदर हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये बॉर्डर लाइन मार्क 4 तक अपनी टर्मिनल वेलोसिटी में इस्तेमाल किया जाता है। तो मे बी इन केस के पाकिस्तान की जानिब से इसकी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई है, और मे बी किसी किस्म के इनपुट के साथ इसको हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यकीनन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, और फ्यूचर के अंदर चल के गिवन द स्ट्रेटेजिक टाइमिंग एंड एवरीथिंग, ये शायद एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। लेट मी नो कि आपके इस हवाले से क्या थॉट्स हैं। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।